मैं मंच की तरफ आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। हमारे आप लोग ठीक ठाक है ना? गर्मी लग रही है? नहीं लग रही है? क्या बात है। हमारे महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र जी शुक्ल, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी और आप सबके प्रत्याशी, आप सबके सांसद श्री गणेश सिंह जी, श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी विधायक मैहर, श्री सतीश शर्मा जी भाजपा जिलाध्यक्ष, श्री कमलेश सुहानी, श्री सुरेंद्र सिंह घरवार विधायक, श्री शंकर लाल तिवारी, श्री यादवेंद्र सिंह, उषा चौधरी, सुस्मिता सिंह परिहार, शशांक श्रीवास्तव, गगनंद प्रताप सिंह जी, राजाराम जी त्रिपाठी, कामाक्षा कुमारी सिंह, सुधीर सिंह तोमर और पुष्पराज बागरी और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर, फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं, केवल एक काम के लिए आया हूं, गणेश सिंह को भारी मतों से विजय दिलाने की आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप यह कह सकते हैं क्या गणेश सिंह जी के बिना संसद नहीं चलेगी? बहनों भाइयों, संसद तो किसी भी तरीके से चल सकती है, लेकिन मैं लोकसभा का डिप्टी लीडर होने के नाते, उसके लीडर हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डिप्टी लीडर मैं हूं। संसद में यदि किसी प्रकार का अवरोध पैदा होता है तो आपके ही सांसद गणेश सिंह हम लोगों के सहयोगी बनकर बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसीलिए मैं गणेश सिंह जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आया हूं। कई अन्य राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव के मैदान में हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों से आप अच्छी तरह परिचित हैं। इन राजनीतिक पार्टियों को लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में सरकार चलाते हुए किसी न किसी रूप में आपने देखा है। केंद्र में भी देखा है और राज्य में भी आपने देखा है। बहनों भाइयों, अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट की सोना है। बहनों भाइयों, 24 कैरेट की सोना है। आप यह कहेंगे कि आप 24 कैरेट का सोना भारतीय जनता पार्टी को क्यों कह रहे हैं? क्या आपके यहां सारे लोग दूध के धोए हुए हैं? मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग दूध के धोए हुए हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जब भी चुनाव आता है अपने घोषणा पत्रों में जो भी वादे करती है, वह भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः अपने वादों को पूरा करती है। बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये 24 कैरेट की सोना के समान है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई झूठ बोलता ही नहीं है। होंगे ऐसे लोग, व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है बहनों भाइयों, पार्टी पर भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कोई दाग लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं कहता हूं अब यह जंग लगा हुआ लोहा है। 50 वर्षों तक इन्होंने इस हिंदुस्तान में अखंड हुकूमत की है। क्या भारत को शिखर तक नहीं ले जाया जा सकता था? 50 वर्षों का समय यह कम था?
लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर बहनों भाइयों करिश्मा करके दिखा दिया। कोई माने या ना माने, सारी दुनिया मानती है कि 10 वर्षों के अंदर भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले हम विदेशों में जाते थे, यदि हम कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यह हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते हैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में। बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। 50 वर्षों के शासनकाल में यह कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उसको करके हम लोगों ने दिखाया है। हम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, भारत का विकास भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत की विरासत को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप यह कहेंगे कि विरासत को कैसे सुरक्षित करेंगे आप? मैं बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे पुरातत्व शेष, उनके जीर्णोद्धार का, उनके उत्थान का जो काम किया है उसकी बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी की यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का, समय की गणना का केंद्र कोई नगरी हुआ करती थी तो बाबा महाकाल की नगरी हुआ करती थी। इसके महत्व को कांग्रेस की सरकारों ने भुला दिया। मोदी जी की प्रेरणा से पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली विक्रमादित्य घड़ी फिर से महाकाल की नगरी में स्थापित हुई है। बहनों भाइयों, यह भारत की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। वहीं यह उस कालचक्र का भी साक्षी बनेगा जो भारत को विकसित भारत बनाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम विकास भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी विरासत को भी हम सुरक्षित रखते हैं। और ऐसी सरकार के ऊपर कांग्रेस के लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह पाया कि हमारी सरकार पर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, सबके ऊपर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। बहनों भाइयों, लेकिन यही कांग्रेस के लोग संसद में बैठे रहते हैं, एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर चस्पा नहीं कर पाए। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और कांग्रेस हमारी सरकार के ऊपर, मोदी जी की सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि यदि 3री बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से भारत के ऊपर इमरजेंसी उन्होंने थोपी थी और लाखों की संख्या में लोगों को, निरपराध लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया था। बहनों भाइयों, 18 महीने तक मैं भी इसी कांग्रेस की सरकार की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहा हूं। हमारे जैसे लाखों लोग जेल में रहे। मुझे इसी हुकूमत ने 2.5 महीने तक तन्हाई भी दी है, सॉलिटरी सेल में मैं रहा हूं। माता की मृत्यु भी हो गई, तब भी उसका संस्कार करने के लिए भी उन्होंने पेरोल मुझे नहीं दिया था। वो आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंककर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बहनों भाइयों, हमने जो कहा है वह किया है। मुझे याद है कि 1984 में जब हमारा घोषणा पत्र बना था, उसमें हम लोगों ने कहा था जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आपने संसद में बहुमत दिया, ईश्वर की कृपा थी, भगवान राम की कृपा थी कि अयोध्या की धरती पर उसी भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को इस विशाल सभा के माध्यम से संदेश देकर जाना चाहता हूं। भगवान राम
अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। आप बैठ जाइए गणेश, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है, और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, हम यह मानकर चलते हैं। क्या क्या हमारी सरकार ने किया है, बहुत विस्तार में जाकर सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी आपको चिंता सताती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार ने हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करूं, ऊपर से मैं 100 पैसा भेजता हूं, 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ पाता है और बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो भारत माता के सपूत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने स्वीकार किया। और मुझे याद है, मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, बगल में मैं भी बैठा था। अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री जी ने अधिकारियों को एक निर्देश दे रहे थे कि भाई, इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों का बैंक में खाता खुल जाना चाहिए, जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाना चाहिए, 1 पैसा न हो तब भी उनका खाता खुल जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, मैं तो अचंभित था। मैंने कान में पूछा कि मोदी जी, खाता इतने सारे लोगों का खोल कर क्या होगा? उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैं बाद में बताऊंगा। बहनों भाइयों, उसका करिश्मा मुझे बाद में देखने को मिला। जनधन आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिमूर्ति उन्होंने तैयार कर दी। जिस बात को लेकर राजीव गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, उस चिंता ही समाप्त हो गई। आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके जेब में पहुंचता है। मेरे बहने भाइयों, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, भय, भूख और भ्रष्टाचार से हम मुक्ति दिलाएंगे, यह कांग्रेस का नारा हुआ करता था। लेकिन वह अपने नारे पर अमल नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। उसको यदि कोई पूरा कर रहा है तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। बहनों भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश में भी ऐसी भी घटनाएं हमको सुनने को मिलती थी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भूख के कारण बहुत सारे लोग दम तोड़ देते थे। लेकिन आज यह कोई नहीं कह सकता किसी परिवार में अन्न न मिलने के कारण, भोजन न मिलने के कारण किसी की मृत्यु हो गई। किसने यह करिश्मा किया है भारत में? 5-5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराना। और मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यह राशन
चुनाव के बाद समाप्त नहीं होगा। यह राशन आपको 5 वर्ष आगे तक भी मिलता रहेगा, आपको भरोसा दिलाता हूं। और ईमानदारी से बताइएगा, एक परिवार में मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां 4-4, 5-5 लोग 5-5 किलो ले लेते हैं, खाते हैं, और जो बचता है फिर दुकान पर भी चला जाता है। यह भारत में कोई शिकायत नहीं कर सकता कि भूख के कारण किसी की मृत्यु हुई है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भ्रष्टाचार समूल हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि हम आपकी आंखों में झूठ बोलकर हम आपका समर्थन नहीं हासिल करेंगे। जब भी आपका समर्थन हासिल करना होगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर आपका समर्थन हासिल करेंगे मेरे बहनों भाई। लेकिन काफी हद तक भ्रष्टाचार को रोकने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। गरीब की कैसे चिंता की जाती है, मैं उदाहरण बहुत सारे हैं। जन औषधि केंद्र, आप जानते हैं आजकल दवाइयां कितनी महंगी हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता करते हुए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए यह कहा कि सारे हिंदुस्तान में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जन औषधि केंद्र पर चले जाइए, आपको वैसे आम दुकान पर जितनी में 100 पैसे में दवा मिलेगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जन औषधि केंद्र पर वह 75 और 80 पैसे में आपकी दवा मिल जाएगी। और गरीबों में यह भी मैंने देखा, किसी का आइडिया वो कोरोनरी ब्लॉक हो गई, मैंने हार्ट की नस, क्या कहते हैं उसको, कोरोनरी को हिंदी में क्या कहेंगे, जो हार्ट की नस जो हो जाती है, नली, हार्ट, उसे कहा हार्ट अटैक हो जाता है, लोग ब्लॉक हो जाती है, ब्लड की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होती है। अब जानते हैं, जिनके पास पैसा होता था वही अपने हार्ट का इलाज करा पाते थे, गरीब नहीं करा पाता था।